Welcome students. Welcome to the lecture number 3 of C programming language. Okay. तो बेटा पिछले क्लास के अंदर हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने अभी जो डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे उसमें से हम प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर हम लोगों ने इंट डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था जो बेसिकली इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होता है। नाउ आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम नेक्स्ट कैटेगरी पे आ रहे हैं, दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ओके, अच्छा अब ये जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का हमारा कंसेप्ट है, जरा हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वाले कंसेप्ट पे आने से पहले हमें दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अच्छा सपोज मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि मान लो हमें जो भी हम डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, मान लो उस डेटा टाइप के अंदर हमें 4 प्लेसेस दे रखी हैं टू स्टोर द डेटा, टू एंटर द डिजिट्स। ठीक है, जैसे फिक्स पॉइंट है, इसमें भी 4 बॉक्स देख रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट लिखा है, इसमें मैंने 4 बॉक्स दे रखे हैं। तो हम यहां पे इस फिक्स पॉइंट में 4 बॉक्स मिले हुए हैं और फ्लोटिंग पॉइंट में भी मुझे 4 बॉक्स मिले हुए हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि भैया फिक्स पॉइंट और फ्लोटिंग पॉइंट में क्या अंतर है। ठीक है जी। अच्छा जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि चलो हम पहले फिक्स पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो फिक्स पॉइंट के अंदर हमें ये 4 बॉक्स दे रखे हैं। ठीक है, अच्छा ये हमें क्या चीज शो हो रही है कि भाई एक बॉक्स तो हमारा किस चीज का है, यहाँ पे साइन का है। ठीक है जी, ठीक है, ये वाला बॉक्स हमारा साइन का है। तो भाई इसमें तो साइन की वैल्यू स्टोर होगी। मतलब अगर साइन की वैल्यू कैसे, अगर बेसिकली जैसे सपोज मान लीजिए अगर आपका पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो ये साइन वाले में 0 स्टोर हो जाएगा, और अगर आपका नेगेटिव नंबर है तो इस साइन वाले में 1 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला तो हो गया साइन के लिए, तो एक तरह से ये हो गया कि प्लस है माइनस है जो भी है, तो यानी कि अगर आपने प्लस स्टोर करना है या मैं कहता हूं चलो माइनस स्टोर करना है, तो प्लस या माइनस जो भी आपने स्टोर करना होगा उसके लिए होगा ये। ठीक है, अभी फिलहाल एक काम करता हूं, मैं प्लस ही लिख देता हूं सपोज। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है, लेकिन आपको पता है जब हमें प्लस स्टोर करना होगा तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा, 0, क्योंकि पॉजिटिव साइंस के लिए क्या चलता है, यहाँ पे 0 चलता है। अच्छा चलो अभी फिलहाल यहाँ पे मैं प्लस लिख देता हूं। अच्छा अब यहाँ पे इंट पार्ट और पॉइंट, फिर फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा अब मैंने यहाँ पे सपोज इंट पार्ट मैंने लिख दिया, यहाँ पे सपोज मान लो अगर मैं कोई डिजिट डालूंगा तो मुझे पता है डिजिट मेरा 0 से लेकर 9 तक ही जा सकता है। ठीक है, डिजिट मेरा जो है वो 0 से लेकर 9 तक जा सकता है। तो मैक्सिमम नंबर क्या डिजिट में क्या डाल सकता हूं, मैंने बोला 9 डाल दो यहाँ पे। अच्छा अब इसके बाद जो ये डेसिमल के बाद वाला डेटा है, सपोज इसमें भी 9 डाल दिया और इस पे भी मैंने 9 डाल दिया। तो ये जो मैंने लिखा यहाँ पे, तो इसको देखकर आपको क्या पता लग रहा है कि देखो ये पहला बॉक्स, तो क्योंकि मुझे 4 बॉक्सेस यानी 4 प्लेसेस मिले हैं फिक्स पॉइंट के पॉइंट डेटा स्टोर करने के लिए, तो फिक्स पॉइंट टेक्निक से अगर मैं डेटा स्टोर करता हूं तो पहला तो साइन के लिए हो गया, और दूसरा हमारा इंटीजर पार्ट यानी डेसिमल के आगे वाला पार्ट हो गया, और पॉइंट के बाद हमें फ्रैक्शनल पार्ट डालने का ऑप्शन मिला है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं मिनिमम वैल्यू जो स्टोर करूंगा, अगर जो करूंगा, तो पहली बात मिनिमम है ना, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अलाउड है, तो -9.99। ठीक है, तो मिनिमम इसमें ये स्टोर हो सकता है और मैक्सिमम क्या स्टोर हो सकता है इसमें, दैट इज +9.99। ठीक है, तो भाई अगर मैं फिक्स्ड पॉइंट वाले कंसेप्ट को लेकर चल रहा हूं और मुझे डेटा स्टोर करने के लिए 4 प्लेसेस मिली हुई हैं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा उसमें छोटे से छोटा ये 9.99 -9.99 स्टोर कर सकता हूं, या ज्यादा से ज्यादा +9.99 इतना बड़ा नंबर स्टोर कर सकता हूं बस। ठीक है, अब हमने कहा कि ठीक है भाई, इसका मतलब अगर मैं फिक्स पॉइंट वाले कंसेप्ट को यूज कर रहा हूं तो मैं या तो ये नंबर स्टोर कर पाऊंगा या नीचे वाला नंबर स्टोर कर पाऊंगा, बस। इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं हो पाएगा, मतलब इसी रेंज के अंदर मुझे डेटा डालना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे दूसरे कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब इस फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर पहला तो हमारे पास है साइन, तो वही प्लस माइनस जो भी साइन है आपके उसके लिए हो गया। उसके बाद ये 2 ब्लॉक्स जो हैं वो एक्सपोनेंट के लिए हैं और एक ब्लॉक जो है मेंटिसा के लिए। अब जरा पहले समझ लो, यहां पे
अब बेसिकली इस फ्लोटिंग पॉइंट में डेटा को स्टोर करने का फॉर्मेट होता क्या है? वो फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है 0.m मल्टीप्लाई बाय बेस और पावर में एक्सपोनेंट। ठीक है, यानी कि इसके पावर में क्या होगा? एक्सपोनेंट होगा। तो पावर को मैं भी ऐसे लिख देता हूं यहां पे कैप सिंबल से। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे मैंने लिखा कि भैया जो फ्लोटिंग पॉइंट वाला फॉर्मेट होता है, फ्लोटिंग पॉइंट में भी जैसे इसमें भी हमें 4 ब्लॉक्स मिले थे, इसमें भी 4 ब्लॉक्स मिले हैं, लेकिन यहां पे हम फिक्स पॉइंट वाले स्कीम को फॉलो कर रहे थे और यहां पे हम फ्लोटिंग पॉइंट वाली स्कीम को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा देखो, जब हमें फिक्स पॉइंट वाली स्कीम के अकॉर्डिंगली चलते हैं तो हम जब भी डेटा स्टोर होता है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होती है? साइन, उसके बाद डेसिमल से आगे वाला पार्ट यानी इंटीग्रल पार्ट, और डेसिमल के बाद वाला पार्ट यानी फ्रैक्शनल पार्ट। ये 3 इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं इन केस ऑफ फिक्स्ड पॉइंट। लेकिन जब हम फ्लोटिंग पॉइंट स्कीम के अकॉर्डिंगली चलते हैं तो हम 3 इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। पहली साइन, दूसरा एक्सपोनेंट और तीसरा मेंटेसा। तो कहने का मतलब यह है कि फ्लोटिंग पॉइंट स्कीम के अंदर आप जो भी नंबर डालोगे वो हमेशा इसी फॉर्मेट में जाके स्टोर होगा। अब जैसे क्या मतलब यहां पे, अब सपोज मान लो मैंने यहां पे बोला कि भाई आप प्लस, और सपोज मान लो मैंने यहां पे कर दिया 9। ठीक है, और यहां पे ये जो मेंटीसा वाला ब्लॉक है इसमें भी मैंने 9 डाल दिया, क्योंकि मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम बड़ा डिजिट तो 9 ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अब जरा देखो यहां पे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर है। जैसे मैंने मिनिमम वैल्यू की बात अगर करता हूं तो माइनस में आएगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू नेगेटिव में। फिर उसके बाद मैं यहां पे, हमें पता है फिर उसके बाद हम कैसे लिखते हैं? 0.m, यानी 0 पॉइंट फिर मेंटीसा, तो 0 पॉइंट मेंटीसा मैंने 9 दे रखा है यहां पे, ब्रैकेट बंद, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल। ठीक है, अच्छा अब बेस, जैसे ये हमारा क्या चल रहा है, इसमें बेस जो होते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम चलता है, तो बेस उसमें होती है हमारी 10। ठीक है, अच्छा और यहां पे पावर में कितना आ रहा है हमारे पास? मेंटीसा कितना दे रखा है हमारे पास? 9। तो यानी कि पावर में हमारे पास यहां पे आ गया, पावर में आ गया 9। तो ये मैक्सिमम हो गया, सॉरी मिनिमम हो गया। और मैक्सिमम नंबर जो स्टोर कर सकते हैं दैट इज प्लस, उसमें 0.9 और मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, और 10 की पावर में हमने रख दिया यहां पे 9। ठीक है, अब जरा देखो एक चीज मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं यहां पे, भाई यहां पे मिनिमम नंबर इतना ही स्टोर कर सकते हैं, यहां पे मैक्सिमम नंबर इतना ही, यानी 9.99 स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहां पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यार ये 10 की पावर 9 दे रखा है, 10 की पावर 9। तो सोचो कितना बड़ा नंबर स्टोर हो सकता है इसमें डेसिमल वाला। ठीक है जी, और देखो इसमें क्या फायदा होता है कि सपोज मान लो मैंने देखा कि अगर मान लो मैं 0 इस स्कीम के अकॉर्डिंगली चल रहा हूं तो 0.9 इंटू 10 की पावर 9 करा, एक 10 की पावर 9 इतना बड़ा नंबर स्टोर कर सकता हूं। अच्छा यहां पे इस वाले पार्ट में क्या है? 0.9 है ना, इस वाले पार्ट में आपको क्या दिख रहा है? इस वाले पार्ट में आपको दिख रहा है 0.9। अच्छा अगर मान लो मैं 0.9 की जगह 9.0 स्टोर करना चाहूं तो देखो वो भी मैं कर सकता हूं। ठीक है, सिंपल तरीका यार, 0.9 को मल्टीप्लाई बाय आप जो है दैट इज 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करोगे, या इसको कह लो तो 0.9 को अगर मैं 9.0 करना चाहता हूं तो मैं इसको डिवाइड बाय 10 कर देता हूं। ठीक है, या इसको ऐसे लिख देते हैं 0.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। ठीक है, तो जब मैं 10 की पावर -1 से इसको करूंगा, ये इसको ऐसे लिख देंगे यहां पे, तभी हमारे पास आ जाएगा ना। इसको सपोज एक बार दोबारा से देख लेते हैं इस बात को हम, जैसे 0.9 था, इसको मुझे क्या करना था? 9.0 बनाना था, बना सकता हूं, लेकिन मुझे क्या करना था? 0.9 को मल्टीप्लाई करना था 10 की पावर -1 से, तब जाके 0.9 9.0 हो जाता। अच्छा फिर यहां पे साथ में आगे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 भी चल रहा था, तो जब ये सॉर्ट आउट होता तो ये क्या बनता? 9.0 इंटू 10 की पावर 8। तो देखो यानी कि इस फॉर्म के अकॉर्डिंगली मैं अब यहां पे देखो 0.9 वाला भी संख्या स्टोर हो रही थी और 9.0 भी स्टोर हो जा रहा है यहां पे।
तो बस उसमें करना क्या है, मुझे 10 की पावर्स में थोड़ा सा चेंज करना है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे मैं ज्यादा बड़ा नंबर स्टोर कर सकता हूं एज कंपेयर टू फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट में हम साइन की वैल्यू स्टोर करते हैं, जो एक्सपोनेंट पार्ट है हमारा वो स्टोर कर लेते हैं, और मेंटिसा पार्ट वो स्टोर कर लेते हैं, दैट्स इट। ठीक है जी, तो जो भी डेटा आपने स्टोर करना है वो इस फॉर्म के अंदर आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। तो फ्लोटिंग पॉइंट का कंसेप्ट ये है। ठीक है, अच्छा अभी तो हम यहां पे सिर्फ 4 ब्लॉक्स की बात करें, लेकिन जब हम सी लैंग्वेज की बात करेंगे तो सी लैंग्वेज जो है वो डेसिमल वाले डेटा को स्टोर करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट की स्कीम को फॉलो करता है। सी लैंग्वेज डेसिमल वाले डेटा को स्टोर करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट वाली स्कीम को फॉलो करता है। ठीक है, तो यानी कि जो भी डेटा आप उसको प्रोवाइड करोगे, चाहे आप 0.457392 जो मर्जी आप डेटा उसको प्रोवाइड कर दो, वो डेटा को पहले इसी फॉर्मेट में ही स्टोर करता है अपना। ठीक है जी, पर यहां पे हमने 4 ब्लॉक्स का एग्जांपल लिया, 4 स्पेसेस का, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमें कितने बाइट्स की स्पेस मिल रही है उसके अकॉर्डिंगली। सो अब हमने ये तो देख लिया कि हाँ भाई इस तरह से काम हो रहा है हमारा। ठीक है, नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपना कि किस तरह से काम होगा। ठीक है जी, चलिए अब हमने यहां पे फ्लोटिंग पॉइंट वाले तो दोनों देख लिए, फिक्स्ड और फ्लोटिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है वो हमें पता लग गया। नाउ अब आगे देखते हैं अपना यहां पे। नाउ अब हमने ये तो पता लग लिया कि भी फ्लोटिंग पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है जी, और हमें ये पता लग गया कि भी फ्लोटिंग पॉइंट में हम ज्यादा बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हैं एज कंपेयर टू फिक्स पॉइंट। ठीक है, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट वाले में हमें वो 10 की पावर में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है और हम बड़े से बड़ा नंबर उसके अंदर आराम से स्टोर कर सकेंगे। यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट में ज्यादा वैरायटी ऑफ नंबर स्टोर करने का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो सी लैंग्वेज जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट वाले नंबर सिस्टम को ही फॉलो करके चलता है। तो खैर अब हम देखें कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर करने के लिए, यानी डेसिमल वाले नंबर को स्टोर करने के लिए सी लैंग्वेज के अंदर क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है फॉर स्टोरिंग सिंगल प्रिसीशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब ये सिंगल, यहां पर बड़े सारे वर्ड आ रखे हैं, जैसे पहला वर्ड ये आप देखोगे दैट इज सिंगल प्रिसीशन लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये सिंगल प्रिसीशन का क्या मतलब होगा। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर तो मैंने आपको समझा दिया अभी क्या मतलब है, कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वो जिसमें डेटा किस स्कीम के अकॉर्डिंगली स्टोर होता है, साइन, एक्सपोनेंट और मेंटिसा के फॉर्म में। ठीक है जी, चलिए अब इसके लिए हमारे पास, यानी कि डेसिमल वाले डेटा को स्टोर करने के लिए सी लैंग्वेज के अंदर हमें पहला ऑप्शन दे रखा है जिसमें कीवर्ड है हमारे पास फ्लोट। ठीक है, कीवर्ड क्या रहेगा हमारा, कीवर्ड रहेगा फ्लोट। और फ्लोट के बाद अब जैसे इसका मतलब जब को मुझे डेसिमल वाला डेटा स्टोर करना है तो मैं ऑब्वियसली अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किस शब्द का इस्तेमाल करूंगा, फ्लोट का इस्तेमाल करूंगा। और जब मैं फ्लोट का इस्तेमाल करूंगा तो मुझे कितनी जगह मिलेगी, यहां पे मिलेगी मुझे 4 बाइट की जगह। कितने बाइट की जगह, 4 बाइट की जगह, या 4 बाइट, या आप इसको कह सकते हैं 32 बिट्स की जगह मिलेगी मुझे यहां पे। ठीक है जी, अच्छा अब जगह लिमिटेड है तो उस लिमिटेड जगह के अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा ही स्टोर हो सकता है। तो देखो जो मेरा डेटा इसके अंदर स्टोर हो सकता है वो है 3.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 38 से लेकर 3.4 इंटू 10 टू पावर प्लस 38। ठीक है जी, तो बेसिकली अब यहां पे आप देखो कि पावर की रेंज भी बहुत ज्यादा है। अब ये 10 की पावर माइनस 38, और जैसे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑब्वियसली 10 की अगर सॉल्व करने बैठे तो ये 0.0000 ऐसे करके आ जाएगा। और यहां पे 10 की पावर 38 दे रखी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कितना बड़ा नंबर इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला जो है हमें फ्लोट, स्पेस मिलेगी 4 बाइट, और रेंज उसकी मैंने आपको यहां पे लिख के दे दी कि ये इसकी रेंज है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं। अब सपोज हमें एक नंबर स्टोर करना है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 15। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो अभी हमने रेंज पढ़ी उस रेंज के अकॉर्डिंगली तो इसके अंदर ही ना 3.4 ये सब उसके इसी रेंज के अंदर ही आ रहा है ये नंबर। अब हमें ये नंबर स्टोर करना है अपने प्रोग्राम में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे इस नंबर को। ठीक है, इस तरह के नंबर्स अगर आ जाते हैं मेरे पास तो उनको मैं कैसे डील करूं। अगर नंबर होता
0.165, तो मैं आराम से कर सकता था कि फ्लोट वेरिएबल लेकर आराम से लिख सकता था 0.165। लेकिन ये 10 की पावर वाला ये नंबर मैं कैसे लिखूं? अब देखो मेरे पास एक तरीका तो ये हो सकता है कि पहले मैं इस एक्सप्रेशन को खुद ही बैठ के सॉल्व कर लूं, ठीक है, यानी ये जो दे रखा 1.6 को 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -15, इसको मैं खुद ही बैठ के सॉल्व करूं, और जब मैं इसको सॉल्व कर लूं, जो मेरा आंसर आ जाए वो आंसर मैं क्या करूं, जो भी मेरा वेरिएबल है उसमें पुट कर दूं, ठीक है, कि भाई पहले उसको सॉल्व करके जो आंसर आ गया फिर मुझे जिसमें भी इसकी वैल्यू स्टोर करानी थी मैं वो वैल्यू उसमें डलवा दूं। एक तरीका तो ये है। लेकिन यार एक सिंपल सी सोचो, अगर मैं खुद सॉल्व करने बैठ गया तो देखने से ही लग रहा है कि यार कितनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स सी कैलकुलेशन है यार ये। अब यानी कि खुद सॉल्व करने वाला तरीका तो कुछ अप्रोप्रिएट मुझे लग नहीं रहा। फिर मैंने कहा क्या करूं? अब किसी ने बोला कि यार ये तू कैलकुलेशन खुद बैठ के क्यों कर रहा है? अरे कंप्यूटर की इतनी फास्ट स्पीड है, कंप्यूटर इतना प्रॉपर वे में वर्क करता है, क्यों ना ये कैलकुलेशन तू कंप्यूटर को दे दे। अब हमने कहा मतलब अगले ने कहा कि यार इसको इस तरह से लिख देना कि x इज इक्वल टू 1.6। अच्छा, जैसे मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे, अगर ये 10 की पावर -15 है और अगर ये अपना डिनोमिनेटर में चला जाए तो ये 10 की पावर 15 हो जाएगा। तो भाई 1.6 डिवाइड बाय और 10 और 15 बार 0 लगा दें यहाँ पे। भाई अब तूने एक्सप्रेशन लिख दी, अब क्या होगा? अब सिस्टम अपने आप इसको सॉल्व करेगा और जो भी आंसर होगा वो निकाल के x में डलवा देगा। अब मैंने कहा यार बहुत बढ़िया तरीका आ गया ये तो। लेकिन फिर माइंड में एक बात आई कि यार एक चीज सोचो, मुझे क्या करना था? मुझे एक बड़ा ही छोटा सा काम करना था, और वो काम क्या था कि 1.6 इंटू 10 टू पावर -15, मान लो ये कोई कांस्टेंट है जिसका वैल्यू ये है, और ये मुझे एक वेरिएबल में डलवाना था। लेकिन मैंने सिस्टम को इस छोटे से काम के लिए भी कितनी बड़ी कैलकुलेशन यहां पकड़ा के दे दी। अब तुम देखो, खुद अंदाजा लगा सकते हो कितनी हैवी सी कैलकुलेशन मैंने उसको पकड़ा दी, ठीक है। अब एक चीज सोचो, हमें तो पता है चलो जी कंप्यूटर की स्पीड फास्ट है, कंप्यूटर तो कर लेगा। हाँ कर लेगा भाई, आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कंप्यूटर कर लेगा। लेकिन आप एक चीज सोचो, एक सिंपल सा काम था कि एक डेटा है उसको एक वेरिएबल में डलवाना है, लेकिन अब आपने वो सिंपल सा काम कंप्यूटर के लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि पहले कंप्यूटर इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करेगा और परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो एक्स में डलवाएगा। तो भैया ये बर्डन सिस्टम की तरफ क्यों बढ़ा दिया मैंने? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे कि ये डेटा मैं आराम से स्टोर कर सकता? तो देखो अब मेरे पास एक फॉर्म आती है जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल मेथड। अब उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अकॉर्डिंगली मैं इस डेटा को कैसे लिखूंगा? इस डेटा को मैं ऐसे करके लिखूंगा दैट x इज इक्वल टू 1.6 e -15, ठीक है, 1.6 e। तो हम बेसिकली इसी काम के अकॉर्डिंगली, अब जैसे हमने तो ऐसे डेटा दे दिया, अब सिस्टम वही जो मैंने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का जो फॉर्मेट बताया उसके अकॉर्डिंगली इस डेटा को स्टोर कर देगा, ठीक है जी। सो ये तरीका होगा अगर हम कुछ भी, सपोज मान लो सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके मैं कोई साइंटिफिक एप्लीकेशन बना रहा हूं, और आपने देखा होगा फिजिक्स में या केमिस्ट्री में अगर आपने पढ़ी हो तो आपने उसमें एक चीज नोटिस करा होगा कि यार कई सारे कांस्टेंट्स हम यूज करते हैं और वो कांस्टेंट मेनली इसी फॉर्मेट में दे रखे होते हैं। तो अगर मैं कोई सी लैंग्वेज के द्वारा कोई एप्लीकेशन बना रहा हूं और उसमें मुझे इसी फॉर्मेट के डेटा के साथ डील करना है, तो भैया मैं उस डेटा को कैसे मेंशन करूंगा? उसको मेंशन करने का तरीका मेरे पास ये आ गया है। क्लियर सबको इतनी बात? तो अगर आपको कुछ भी इस फॉर्म का डेटा देना, अगर नॉर्मल देना है, जैसे मान लो मैं कहता हूं 3.14 लिखना है, तो सिंपल लिख दूंगा x इज इक्वल टू 3.14। लेकिन अगर इस फॉर्मेट का डेटा मुझे मेंशन करना है तो मैं उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। ये मेरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे रखी है इस टाइप के डेटा को लिखने के लिए। आगे देखते हैं। अब हमने फ्लोट के बारे में तो पढ़ लिया, ठीक है, और फ्लोट के बारे में हमने पढ़ा था इट इज यूज्ड टू स्टोर सिंगल प्रिसीशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब एक और कैटेगरी दे रखी है हमारे पास जिसमें को हम कहते हैं डबल प्रिसीशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। यानी जो फ्लोट वाला था वो हमारा सिंगल प्रिसीशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के केस में यूज था। अब हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर एक और वैरायटी दे रखी है दैट इज डबल प्रिसीशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब इस काम के लिए हमें कीवर्ड दे रखा है डबल। इसका स्टोरेज स्पेस है 8 बाइट। 8 बाइट यानी 64 बिट्स का आपको एरिया मिलेगा डेटा को स्टोर करने का। और इसकी रेंज कितनी है? वो है -1.7 इंटू 10 टू पावर -308। अब जरा यहां पे इस चीज को गौर करो
कि पावर कितनी हो गई अब यहां पे 308। खुद इमेजिन लगा सकते हो कि कितना बड़ा नंबर यहां पे स्टोर करा जा सकता है। लेकिन अब होता क्या है, मैंने आपको बताया कि यहां पे क्या है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में फॉर्मेट अलग होता है ना, जिसमें साइन, एक्सपोनेंट और मेंटिसा, बस यही स्टोर करते हैं हम लोग। तो बस वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर देता है सिस्टम। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 की पावर 308 बहुत बड़ा सा नंबर हो गया, लेकिन हमारे पास एक फ्लोटिंग पॉइंट स्कीम है जिसके द्वारा हम इस बड़े से नंबर को भी शॉर्ट वे में स्टोर करके रख सकते हैं। तभी हम जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वाली ही स्कीम यूज करते हैं। अगर फिक्स पॉइंट नंबर वाली स्कीम्स यूज करने लग जाते तो खुद ही अंदाजा लगा लो 10 की पावर 308 इतने बड़े नंबर को स्टोर करने के लिए कितना ज्यादा स्पेस चाहिए होता है। लेकिन वही सी लैंग्वेज किसका इस्तेमाल करती है, फ्लोटिंग पॉइंट वाली स्कीम का। इस कारण से ये इतने बड़े नंबर्स भी आराम से स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, तो डबल भी हमें दे रखा है एक, जिसमें हमें 8 बाइट की जगह मिलती है और उसके अंदर हम इस रेंज का डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है जी। अब यहां पे हमारे पास एक चीज के बारे में डिस्कस करना है, वो है सिंगल प्रिसीशन एंड डबल प्रिसीशन। ठीक है, अब ये सिंगल प्रिसीशन और डबल प्रिसीशन क्या है इसको समझ लेते हैं। अब देखो मैंने यहां पे एक छोटा सा प्रोग्राम भी डाला हुआ है। पहला देखो मैंने पहले इसमें फ्लोट का इस्तेमाल किया है और दूसरे में मैंने डबल का इस्तेमाल किया है, मैंने दोनों को इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, फिर मैंने ए के अंदर एक डेटा डलवाया बी। अच्छा, दोनों ध्यान देखो, मैंने ए और बी में सेम डेटा डलवाया। ठीक है, यानी कि अगर देखें तो मैंने ए में क्या करा है, जैसे मैंने ए में 3.14 ये ऐसा लिखा। उसके बाद मैंने क्या करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके डेटा स्टोर कर लिया। ठीक है, ऐसा ही सेम टू सेम काम मैंने बी में भी करा। बी इज इक्वल टू 3.14, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी। कुछ ज्यादा डिजिट हो गए कहीं पे। हाँ, एक नंबर ऊपर मिस कर दिया मैंने, 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से दोनों में डेटा स्टोर करवाया। और जब मैं उसे प्रिंट करने के जा रहा हूं तो मैंने देखो यहां पे एक लाइन लिखी है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहां लिखा मैंने प्रिंट एफ, फिर ए इज इक्वल टू परसेंटेज 0.16 एफ कॉमा ए। अब ये 0.16 जो है, वैसे तो हम इन सब चीजों के बारे में आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल ये समझ लो कि 0.16 इसलिए लिखा ताकि मुझे डेसिमल के बाद मैक्सिमम 16 डिजिट्स दिखाई दें। वैसे तो अगर इसको देखोगे तो तुम्हारे पास 20 डिजिट्स दे रखे हैं। ठीक है, अगर आप देखो गिन लो तो भैया हमने क्या करा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक बार लिखा, फिर एक बार और लिखा, तो 9 9 18 और 1 4 20 हो गए। मतलब डेसिमल के बाद 20 डिजिट्स हैं, पर मैंने यहां पे बोला 16 तक दिखाऊं। अच्छा, अब जब इसको प्रिंट किया दोनों को, ए को भी देखो यहां पे ए की वैल्यू भी प्रिंट करने के लिए बोल दी मैंने। ठीक है, अगर देखोगे तो यहां ए की वैल्यू भी प्रिंट हो रही है और बी की वैल्यू भी प्रिंट हो रही है। अब जरा देखो यहां पे सिंगल प्रिसीशन और डबल प्रिसीशन से मतलब, अब जरा जब ये ए की वैल्यू शो कर रहा है, जरा इसका डेटा देखो, ये 3.14 तो हो गया, 1 2 3 और 4। अब इसके बाद ये नंबर देखो, ये तो कुछ और ही नंबर आ रहा है। ये तो वो डेटा ही नहीं है जो मैंने डलवाया था। ये तो कुछ 3.14 1 2 3 4 तक इसने सही सही दिया, उसके बाद इसका डेटा कुछ और ही आ रहा है यार। अच्छा, अब जरा यहां नीचे बी वाले में आ जाओ, जो बेसिकली किस टाइप का लिया था मैंने, डबल टाइप का। जरा इसका देखें, ये रहा 3.14, ये तो ठीक आया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी ठीक आ गया एक बार, और 1 2 3 4। अब उसके बाद ये 8 आ गया, ये कुछ गड़बड़ सा आ रहा है यार, ये तो वो नहीं है जो मैंने प्रिंट करा था, जो मैंने डेटा डलवाया था। अब ध्यान से सुनो, अब हमने एक चीज बोली है यहां पे, सिंगल प्रिसीशन और डबल प्रिसीशन। अब जरा ध्यान से सुन लो यहां पे क्या मतलब हुआ इसका। अब मैं ये पुराना जो डेटा लिखा हुआ है, एक मिनट जरा इसको हटा देता हूं, या एक मिनट देखो यहां पे इसने कितने डिजिट्स बिल्कुल सही सही दिए, 1 2 3 4 5 6। यानी कि आप देखते हो यहां पे ये 1 2 3 4 5 6, बस इसने 6 डिजिट्स सही सही दिए। ठीक है, तो आप एक चीज यहां पे नोटिस करो। सबसे पहली बात जो अब हम यहां पे देखने जा रहे हैं कि
फ्लोट जो था, ठीक है, ये सिंगल प्रिसीशन वाले कंसेप्ट को यूज करता था, सिंगल प्रिसीशन था इसमें, और आपको डेटा स्टोर करने के लिए कितनी बिट्स मिलती थी, 32 बिट्स, ठीक है। डेटा स्टोर करने के लिए आपको इसमें कितनी बिट्स मिली थी, 32 बिट्स मिली थी आपको डेटा स्टोर करने के लिए। और आपने एक चीज और नोटिस करी कि ये आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शनल वैल्यू प्रिसाइजली अप टू हाउ मेनी डिजिट्स, देखो जरा गिनो, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 डिजिट्स तक आपका डेटा बिल्कुल एक्यूरेटली आ रहा है यहां पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां पे 1 2 3 4 5 6, तो अप टू 6 डिजिट्स तक आपको डेटा प्रिसाइज वे में ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो सिंगल प्रिसीशन। अब जो हमने दूसरा लिया यहां पे डबल, अब डबल के बारे में हम बोल रहे हैं यार ये तो डबल प्रिसीशन देगा, ठीक है। अच्छा, डबल प्रिसीशन वाले में इसमें कितना है, 64 बिट्स का एरिया आपको मिलता है डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है जी। और इसमें ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल वैल्यू प्रिसाइजली अप टू कहां तक, अब जरा गिन लो एक बार भैया, ये 1 2, अच्छा उसके बाद ये 9 तक तो सही आ रहा था, तो 9 और 2 10 11 हो गए, उसके बाद देखो 12 13 14 15, तो यानी कि ये आपको कितने 15 डिजिट्स तक आपको प्रिसाइज डेटा देता है। तो आप एक चीज खुद देख लो यहां पे, इसमें आप बेसिकली कितने डिजिट तक आपको फ्रैक्शनल वाला डेटा आ सकता है, 6 डिजिट, यानी कि अप टू 6 डिजिट तक ये आपको बिल्कुल प्रिसाइज, बिल्कुल एक्यूरेट डेटा देगा। लेकिन सपोज मान लीजिए अगर हमारी कोई ऐसी साइंटिफिक कैलकुलेशन है जहां पे डेसिमल के बाद 6 से भी बियॉन्ड डिजिट्स आ रहे हैं और आप चाहते हो कि भैया उसको रिप्रेजेंट करना है, तो अब आप डबल यूज करो, क्योंकि ये डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स तक प्रिसाइसली एक्यूरेट देता है, अप टू 15 डिजिट तक आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो ये सिर्फ 6 डिजिट तक आ रहा है, इसलिए सिंगल प्रिसीशन। ये 15 डिजिट तक आ रहा है, यानी डबल प्रिसीशन, ठीक है जी। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक और छोटी सी चीज आप यहां पे समझ लो कि इस 32 बिट जो हम बोल रहे हैं यहां पे 32 बिट है, तो इसमें कैसे कैसे डिवीजन हो रही है हमारी, ठीक है। अब देख लो 32 बिट्स में से, जैसे अगर हम जब इसको स्टोर करेंगे 32 बिट्स, तो जब उनको आपको पता है, जब पोजीशन नंबरिंग देते हैं हम, तो पोजीशन नंबरिंग 0 से स्टार्ट करते हैं ना, 0 1 2 3 4, और हम मूव करते हैं कहां से, राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। तो एक चीज देखना है यहां पे, इसमें 32 बिट्स के अंदर क्या होता है, पहली बात 32 बिट्स में आपकी पोजीशन नंबरिंग जो रहेगी, पोजीशन नंबरिंग रहेगी, वो रहेगी फ्रॉम 0 टू 31, ठीक है। 0 टू 31 अगर लोगे तो वही 32 ब्लॉक्स ही हो गए, क्योंकि 0 भी एक ब्लॉक हो गया ना, तो 0 टू 31 मतलब 32 ब्लॉक्स ही हो गए हमारे पास। अब इसमें से 0 से लेकर 22 ब्लॉक्स तक डेटा यूज होता है किसके लिए, मेंटिसा के लिए, ठीक है। किसके लिए यूज होता है, मेंटिसा के लिए। और उसके बाद 23 से लेकर 30 तक का ब्लॉक्स तक की डेटा स्टोर होता है एक्सपोनेंशियल पार्ट के लिए, ठीक है। और उसके बाद 31th पार्ट जो है वो यूज होता है किसके लिए, दैट इज साइन के लिए, ठीक है। किसके लिए यूज होता है, साइन के लिए यूज होता है। अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल पार्ट जो निकलता है आपका, ये असल में ये ना एक कैलकुलेशन करके आता है, जिसमें हम बेसिकली बोलते हैं कि एक्सपोनेंशियल प्लस बायस। लेकिन ये अभी फिलहाल कुछ कंप्यूटर आर्किटेक्चर के रिलेटेड डिटेल से है, तो अभी हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, सिर्फ ये बता रहे हैं कि हाँ भाई, इसमें मेंटिसा के लिए 0 से लेकर 22 ब्लॉक तक का डेटा मेंटिसा के लिए स्टोर होता है, 23 ब्लॉक से लेकर 30 ब्लॉक तक का डेटा एक्सपोनेंशियल पार्ट के लिए, और 31th वाला ब्लॉक जो है वो साइन के लिए यूज होता है, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से अगर हम डबल प्रिसीशन वाली की बात करें, तो इसमें 64 बिट्स हैं, तो इसमें 64 बिट का मतलब ये हो गया कि भैया
इसमें भी पोजीशन नंबरिंग जो रहेगी, देखो इसमें भी पोजीशन नंबरिंग जो रहेगी आपकी वो रहेगी 0 से लेकर 63 तक। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, 0 से लेकर इसमें 51 ब्लॉक तक किसके लिए यूज होता है, मेंटीसा के लिए, और 52 से लेकर 62 ब्लॉक तक किसके लिए रिप्रेजेंट होता है, एक्सपोनेंट पार्ट के लिए। ठीक है, और 63rd वाला ब्लॉक जो है वो किसके लिए यूज होता है, साइन के लिए। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन कुछ आपको ध्यान में रख कर चलनी पड़ेगी अपनी फ्लोट के बारे में और डबल के बारे में, क्योंकि कभी जब इंटरव्यूज जो होते हैं, इंटरव्यू में इस तरह की डिटेल्स भी बच्चों से पूछी जा सकती है, या जो बेसिकली आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे उनमें इस तरह की डिटेल्स से रिलेटेड आपसे क्वेरी करी जा सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लोट सिंगल प्रिसिशन, क्यों, क्योंकि 32 बिट्स का डेटा रहेगा। इसमें पोजीशन नंबरिंग 0 to 31 चलेगी, 0 से 22 ब्लॉक्स तक मेंटीसा के लिए, फिर 23 से 30 एक्सपोनेंशियल पार्ट के लिए, और 31 वाला साइन के लिए। और ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शनल वैल्यू अप टू 6 डिजिट तक, बिल्कुल करेक्टली, वो हमने भी यहां पे दिखा भी दिया आपको। और इन केस ऑफ डबल, सो डबल प्रिसिशन, इसमें 64 बिट का स्पेस यूज होता है। पोजीशन नंबरिंग 0 to 63 चलेगी, इसमें से 0 to 63 यानी कि जितने 64 ब्लॉक्स हैं इनकी नंबरिंग होगी 0 1 2 3 4 ऐसे करके 63 तक नंबरिंग जाएगी। इसमें से 0 से लेकर 51 ब्लॉक तक यूज होगा मेंटीसा पार्ट के लिए, 52 से 62 वाला पार्ट यूज होगा एक्सपोनेंट पार्ट के लिए, 63 वाला साइन के लिए। तो ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शनल वैल्यू प्रिसाइसली अप टू 15 डिजिट्स तक। ठीक है जी, तो ये हमने आज फ्रैक्शनल वैल्यूज जो बेसिकली यूज करनी होती है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में पढ़ा। तो हमने ये जान लिया कि सी लैंग्वेज में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, फर्स्ट इज फ्लोट एंड डबल, और उनके बीच के डिफरेंसेस मैंने आपको आज यहाँ पे समझा दिए। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।